हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेटेट के प्रिपरेशन में आज हम चैप्टर 10 करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 10 जो कि है हमारा जनजातीय समाज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय समाज भारतीय उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे वर्ण व्यवस्था के तहत विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कुछ जनजातियां खेती से जीविकोपार्जन करती थी, कुछ शिकारी, संग्राहक या पशुपालक होते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश होती थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण होता था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गक्खर के मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों को प्रमुख अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी। बलोच पश्चिम हिमालय में गद्दी गडरियों की जनजाति रहती थी। महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेरो सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेरो लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया था। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेरो लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया। इस राजनीति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल के हालांकि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। फिर है आपका भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते भील कई जगहों पर बस गए और खेतीहर बन गए, यहाँ तक कि कुछ जमींदार बन गए। वर्तमान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। बंजारा जनजाति के लोग व्यापारी खानाबदोश होते थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल कर नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करवाते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे भिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, जनजातीय व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। 11वीं 12वीं सदी तक आते आते कई जनजातियों को राजपूत कुल के अंतर्गत मान लिया गया। कृषि वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे ये पुराने शासकों के स्थान पर स्थापित हो गए। धीरे धीरे ब्राह्मण के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई हैं और कुछ जनजातियां ने इस्लाम एवं ईसाई धर्म को अपना लिया। गोंड जनजाति के लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि किया करते थे। अकबर के शासन काल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन का कमान संभाला था। 1565 ईस्वी में आसिफ खान नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंका पर हमला किया था। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर शासना किया था, हालांकि पराजित रही थी। गढ़कटंका के शासकों ने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने के व्यापार में काफी धन कमाया था। मुगलों ने गढ़कटंका पर अधिकार कर कुछ भाग को अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया था।
फिर है आपका अहोम जनजाति के लोग 13वीं सदी में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। अहोम ने भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य की स्थापना किया था। अहोम ने 16वीं सदी के दौरान चूटियों और कोचहाजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार इसने धीरे धीरे एक बड़े राज्य का निर्माण किया। 1662 ईस्वी में मीर जुल्मा के नेतृत्व में मुगलों के अहोम राज्य पर हमला किया था, जिससे अहोम पराजित हो गए थे। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य के बेगार पर निर्भर थे। सभी गांव के लोग बारी बारी से निश्चित संख्या में पाइक भेजा करते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव से बढ़ोतरी होती गई थी। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। अहोम समाज कुल में विभाजित थे, जिसे खेल कहा जाता था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती का विवाह हुआ था किसके साथ? तो दलवत गौड़ से। ठीक है। गड़कटंगा के किस गौड़ राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण किया था? तो अमनदास ने। पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्षीय पुत्रों के नाम पर गड़कटंगा का शासन संभाला था और मुगल सेना का सामना किया था। रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? तो वीर नारायण। अहोम जनजाति के लोग डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। कहां से आकर? भूटान, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार से आकर। अहोम जनजाति के लोगों ने किनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर नई राज्य की स्थापना किया था? भूइयां। फिर है, 1622 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने अहोम राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था? तो मीर जुमला ने। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे कहलाते थे पाइक। किस अहोम शासक के शासनकाल में अहोम जनजातीय राज्य का प्रभाव धर्म हिंदू धर्म बन गया था? शिव सिंह। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों बुरंजी की रचना सर्वप्रथम किस भाषा में की गई थी? अहोम भाषा में। खाना बदोश जाति पंजारों का कारवा क्या कहलाता था? टांडा। कोली जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र हुआ करता था गुजरात में। खोखा जनजाति 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली माने जाते थे? पंजाब में। लंगा जनजाति का किस क्षेत्र में सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव हुआ करता था? मुल्तान। गडेरियों की जनजाति गद्दी का वास क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम हिमालय। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली जनजाति वर्ग हुआ करता था कहाँ? मौड़ में। ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगी। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे आप नए हैं तो, और चैनल पे बने रहे ताकि आपको अपकमिंग वीडियो सारे मिलते रहे और जेटेट के प्रिपरेशन आप अच्छे से करो। सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।